Assalamualaikum dear student, my name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. आज हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पहले हमने गैशियस एक्सचेंज पढ़ा था प्लांट में। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस के अंदर लंग्स होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। तो गैशियस एक्सचेंज में जो सिस्टम इन्वॉल्व है ह्यूमंस के अंदर वो पढ़ेंगे, उसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है ह्यूमंस के अंदर। और रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है एयर पैसेजवे और दूसरा हमारे पास है लंग्स। अब जो हमारे पास एयर पैसेजवे है इसके अंदर हमारे पास हमारा नोज आता है। इसके अलावा जो है वो फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलार। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उससे हम लोग फिर इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ड्रा करेंगे। लैरिंग्स बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ट्रैकिया के लिए। अब ये ब्रोंकाई है, हर ब्रोंकाई जो है वो अपनी तरफ के इसके लंग्स के अंदर जो है वो दाखिल होगा। अब इसे हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास जो है नोज का क्वेश्चन है। अब नोज के अंदर क्या होती है, नेजल कैविटी होती है। ये जो नेजल कैविटी होती है इसको हमारे वॉल जो है नाक के अंदर इस नेजल कैविटी को दो पोर्शन में डिवाइड करती है। और ये भी नेजल कैविटी बाहर की तरफ ओपन होती है, जिसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उनके जरिए। फिर हमारे पास जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं वो इस नेजल कैविटी को ओपन करते हैं फेरिंग्स के अंदर। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इस नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर म्यूकस होता है और दूसरा इसके अंदर जो है वो हेयर्स होते हैं। म्यूकस का काम होता है कि जो हमारे अंदर एयर जा रही है उसमें से जितने डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर ले। और म्यूकस का काम होता है कि जो हमारे अंदर एयर जा रही है तो उसको नमी दे, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर क्या होता है कि ये वो पाथवे होता है जो फूड प्लस एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। ये हमारे पास एक नेजल कैविटी है और ये जिसके जरिए बाहर ओपन हो रही है इनको हम लोग नेस्टल्स कहते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो फेरिंग्स है। जो हमारे पास फेरिंग्स है वो हमारे पास कॉमन है दोनों के लिए, फूड और एयर के लिए। अब जो फेरिंग्स है वो आगे ओपन हो रहा होता है किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर। लेकिन ये फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में ओपन होने के लिए यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोटस। इस ग्लोटस के ऊपर एक कवर होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो इस ग्लोटस को कवर कर रहा होता है। जैसे
एक बोतल है, उसमें अब अगर हमने पानी भरना है तो उसका ऊपर जो है वो एक ढक्कन होता है। ये फ्लैप ऑफ टिश्यू भी एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब ये ऊपर उठता है तो यहाँ फेनिक्स से जो एयर होगी वो लैरिंक्स के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब उस फ्लैप ऑफ टिश्यू को, इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं क्योंकि ये वो ढक्कन है या फ्लैप ऑफ टिश्यू है जो ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है, तो इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब लैरिंक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक आला होता है। इसके अंदर फाइब्रस बैंड होते हैं जो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं। जब उनमें से, अब ये फाइब्रस बैंड है, स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, जब इनमें से एयर गुजरती है ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रैकिया है, सॉरी ये वाला पोर्शन हमारे पास है लैरिंक्स का। अब ये वाला जो पोर्शन जिसमें सी शेप के रिंग्स है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास होगा ट्रैकिया का पोर्शन। अब ट्रैकिया जो है वो अपनी तरफ वाले लंग्स के, जब लंग्स में डिवाइड करना है लास्ट पॉइंट पे जाके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, अब ये जो दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, इसको, इन दोनों ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और एक को कहते हैं ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो है ये अपनी तरफ वाला, जो इसका अपनी तरफ वाला लंग्स होगा उसके अंदर दाखिल होगी। दाखिल होने के बाद ये मजीद छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करेगी जिसे हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकाई जो है वो अपनी तरफ के लंग्स में दाखिल होगी और मजीद छोटी, इसके ऊपर भी फाइब्रस प्लेट होंगी। अब ये अपनी तरफ वाले में दाखिल होने के बाद मजीद ब्रांचेस में डिवाइड करेगी जिसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स जो है मजीद डिवाइड करेंगे, एक फाइन फाइबर की तरह के साख्ते बनेंगी इससे, और जिसके ऊपर से कार्टिलेज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये होती है हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स। अब इस एल्वियोलर डक्ट्स का जो एंड पॉइंट होगा, ये एंड होंगी एक सेट के अंदर, जिसको हम हवा की थैली भी कहते हैं, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई डक्ट जो है ये ओपन होती है एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। एल्वियोलाई जो है ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई है इसके गिर्द कैपिलरीज होती हैं। इसके गिर्द क्या है? कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं, इसके कैपिलरीज के पास जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें खून नहीं है, और सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड उसको लेके आएगी। ऐसे खून को जिसके अंदर ऑक्सीजन ना, उसको लेके आएगी और वो इस कैपिलरीज के जरिए उसमें क्या शामिल हो, कैपिलरीज में आएगा और उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा। अब कैपिलरीज आपस में मिलके वेन्यूल्स बनाएंगी और वेन्यूल्स मिलके वेन बनाएंगी। उस वेन का नाम होगा पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के अंदर अब ऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गया, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसको लेके जाएगी हार्ट की तरफ। ये हमारे पास था एयर पैसेज वे। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं लंग्स का, कि एक लंग्स का स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी कैसे होती है। हमारे पास जो लंग्स हैं, सबसे पहले हम लंग्स की लोकेशंस देखेंगे कि लंग्स कहाँ पाए जाते हैं। लंग्स की, लंग्स टॉपिक है और लंग्स की लोकेशन देखेंगे। जो लंग्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं? तो जो थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास लंग्स है उनकी नंबरिंग क्या होती है? लंग्स जो है वो लंग्स का पेयर होता है एक थोरैसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, अब थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स का पेयर होता है, ये उसकी हो गई लोकेशंस, और साथ हमने उसके नंबरिंग भी
बता दिए। इसके बाद हमारे पास है चेस्ट वॉल। जो चेस्ट वॉल है वो किससे बनी है, उसको रिब्स बना रहे होते हैं, और रिब्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बना रहे होते हैं। अब रिब्स किससे बने होते हैं, जो रिब्स के मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मिलके क्या बना रहे होते हैं, ये मसल्स जो है वो रिब्स को बना रहे होते हैं। लंग्स के बारे में कहते हैं कि ये एक इलास्टिक ऑर्गन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हम बताएंगे स्ट्रक्चर, लंग्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे होता है लंग्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्रैकिया अपनी तरफ वाले जो लंग्स हैं उसमें ये ट्रैकिया है, और ये डिवाइड कर रही है ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई जो है वो अपनी तरफ वाले लंग्स में दाखिल हो रही है। ये लंग्स है। अब ये हमारे पास राइट है और ये लेफ्ट है। जो राइट लंग्स होगा उसमें 3 लोब्स होंगे, ये लोब्स हैं, 3 लोब्स होंगे, और इस वाले में 2 लोब्स हैं, लेफ्ट वाले में। अब ये वाला जो राइट वाला लंग्स है वो लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 3 लोब्स हैं और इसके अंदर 2 लोब्स हैं। अब इसकी अगर हम लोग मेम्ब्रेन देखें तो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली को कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है, फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का काम होता है कि जब ये मेम्ब्रेन, जब हमारा जो लंग्स हैं वो फूल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं, यानी उनमें जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको फ्रैक्चर होने से बचाती है। ठीक है, उस वक्त उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर लंग्स का, और हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखा। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इसी का ही टॉपिक है। इसमें अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें 2 चीजें हम देखते हैं। एक होता है इनहेलेशन, इनहेल करना, या इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी अंदर लेके जाना। अब इनहेलेशन में जब आप लोग सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त ये हमारा एक फर्ज किया हमने एक लंग ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा लंग है। अब इस लंग के नीचे जो है ये वाली जगह जो है इसे हम कहते हैं, ये हमारा डायाफ्राम है। ठीक है, अब जब हमने इनहेल किया तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ये नीचे मूव करेगा। ठीक है, ये डायाफ्राम है। जब हम सांस लेंगे, अंदर लेके जाएंगे, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो हमारी चेस्ट की कैविटी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये लंग जो है ये बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में लंग्स है, ये हमारा लंग है और ये रिलैक्स फॉर्म में है। तो अब इसके अंदर प्रेशर कम और बाहर जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा है, तो हवा यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो क्या है, हाई है, और यहाँ अंदर जो है लंग के जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ से जो एयर है वो अंदर की तरफ दाखिल होगी। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये होती है इनहेलेशन। दूसरा जो है वो होता है एक्सहेल करना, यानी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है कि जब आप सांस को बाहर निकाल रहे होते हो, यानी एयर को रिमूव कर रहे होते हो बॉडी से, तो उस वक्त क्या होगा, यही डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर मूव करेगा। चेस्ट की जो कैविटी, जो हमारे पास चेस्ट वॉल है उसके जो मसल है रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो पीछे की तरफ मूव करेगी, लंग्स पे दबाव डालेगी। ठीक है, जब लंग्स पे दबाव पड़ेगा, यहाँ पे एयर का प्रेशर है, अब यहाँ से एयर जो है अंदर दाखिल हो गई थी और यहाँ पे प्रेशर जो है
वो हाई हो गया था, ठीक है। तो आप जब इस पे प्रेशर पड़ेगा चेस्ट वॉल का और साथ डायफ्राम का, तो रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर जो है वो मूव करेगी आउटवर्ड, ठीक है, यानी आउटवर्ड मूव करेगी और उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सीलेशन। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। वो कहते हैं जो ब्रीदिंग का बुक में लिखा हुआ है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कंट्रोल कैसे, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस फिर कंट्रोल कैसे हो रहा होता है, तो आप लोग कहोगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, वो कर रहा होता है, वो मैसेज भेजता है डायफ्राम को और उस वक्त इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। किस तरह से, अब नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग होते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट होता है 16 to 20, 16 से 20 होता है एक मिनट के अंदर। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त 30 to 40 होता है एक मिनट के अंदर ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो रही है तो उस वक्त हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। आप लोग जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो उस वक्त हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है और इससे फिर बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ जो है वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं और एटीपी बनती है। अब एटीपी तो हम एक्सरसाइज के वक्त एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। जब ये ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेगा और उसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड आउटवर्ड जो है हम रिमूव करें इसको अपनी बॉडी से। और इसके अलावा हम लोग जब एयर को अंदर लेके जा रहे होते हैं उस वक्त एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है जब एयर हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन जब यही एयर हम लोग एक्सहेल करते हैं उस वक्त जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जी हम O2 की कंसंट्रेशन यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बता रहे हैं, तो उस वक्त उसके अंदर होती है 16%। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने जो 5% ऑक्सीजन थी वो हमारी बॉडी ने यूज कर ली। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अंदर लेके जाते हैं यार उस वक्त इनहेल कर रहे होते हैं उस वक्त 0.04 होती है जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं उस वक्त कितनी होती है 4%, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सहेल, और जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को उस वक्त 79% उसमें जो है नाइट्रोजन होती है, और जब इनहेल करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं उस वक्त भी 79% होती है। अगर डस्ट के पार्टिकल्स देखें, जब इनहेल करते हैं एयर को वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब रिमूव कर रहे होते हैं उस वक्त उसमें कोई डस्ट का पार्टिकल नहीं होता जब एक्सहेल करते हैं। एयर को जब हम इनहेल करते हैं उसका टेम्परेचर वेरिएबल होता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जब उसे एक्सहेल करते हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक और आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज इन्फॉर्म।